आज हमारा ये 6th डे है इस 1 वीक सर्टिफिकेट कोर्स का। और स्टीरियो केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स को हमने स्टडी किया जो भी हमारे सिलेबस में थे। आज जो हम बात करेंगे वो प्रोजेक्शन फार्मूलाज पे बात करेंगे कि किस तरह के प्रोजेक्शन फार्मूलाज होते हैं और उनका इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए पेपर पर, ताकि उस कंपाउंड को आप समझ सकें 3 डायमेंशनली, क्योंकि पेपर हमारा 2 डायमेंशनल होता है और 3 डायमेंशनली उसको समझने की आप लिए किसी ना किसी प्रोजेक्शन फार्मूले की जो जरूरत होती है। तो 4 तरह के टोटल प्रोजेक्शन फार्मूला हैं जो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कल भी थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दिया था और बताया था कि प्रोजेक्शन फार्मूला जो है वो क्यों यूज करते हैं, किस वजह से यूज करते हैं और कौन कौन से प्रोजेक्शन फार्मूले यूज करते हैं। तो कौन बताएगा थोड़ा बहुत, अगर आप लोगों को याद है तो। क्या सर, क्या बताना? क्या बताना है? सच अभी आई है आपकी आवाज। अच्छा, चलो आप लोगों को बताना ये है कि किस तरह के प्रोजेक्शन फार्मूले हम यूज करते हैं किसी भी कंपाउंड को डिपिक्ट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए। है किसी को याद? नहीं है। चलो, तो टोटल कुल मिला के 4 प्रोजेक्शन फार्मूले हैं, जिसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी कंपाउंड में जो स्पेशल अरेंजमेंट है किसी भी एटम या ग्रुप्स की, उसमें 2 कार्बन एटम जो बिल्कुल पास के होते हैं, उन पास के कार्बन एटम्स को अगर हम देखें कि उससे कौन कौन से ग्रुप्स स्पेशल अरेंजमेंट उन ग्रुप्स के या एटम्स के किस तरीके से हैं, उसको अगर हम रिप्रेजेंट करें। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर एक बात करूं कहूं कि अगर ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसे आप बोलते हो इथेन, और इस कंपाउंड में इथेन में अगर हमें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म देखनी हो तो हम कैसे देखेंगे? जैसे कल अगर हम इसको थोड़ा सा और ओपन करके लिख लें तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें किस तरह से हम बताएंगे कि कन्फर्मर्स जो है वो किन पोजीशंस में ये हाइड्रोजन्स और कार्बन जो है प्रेजेंट हैं, कि जो हमारे पास में स्टैगर्ड फॉर्म या इक्लिप्स फॉर्म या गॉश फॉर्म, क्यू फॉर्म होती है। तो इस पर्टिकुलर फार्मूले से हम प्रेजेंट नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते या एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कन्फर्मर्स किस तरीके से दिखाई देते हैं और किस तरीके से उनके जो एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में जब कन्वर्ट होता है तो किस तरीके से कन्वर्ट होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। और इस प्रोजेक्शन फार्मूले में हम क्या करते हैं, बेसिकली दोनों ये जो 2 कार्बन्स हैं, ये जो 2 कार्बन्स हैं, इन 2 कार्बन्स को हम लोग डिपिक्ट करेंगे। एक कार्बन को तो डिपिक्ट करेंगे यहाँ पर एक डॉट से, और दूसरा कार्बन जो पीछे वाला कार्बन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर एक सर्कल से। और इससे जो बॉन्ड हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उन 3 हाइड्रोजन्स को आप इस तरीके से दिखा देंगे। ठीक है, बात हमने कल भी की थी और यहाँ न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले को समझाने के लिए मैं आपको वापस से आज फिर बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर।
तो ये जो फ्रंट कार्बन है उसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, इसको हम मान लेते हैं कि ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है। तो ये जो फ्रंट कार्बन है ये आपका कार्बन नंबर 1 मान लेते हैं, और ये जो पीछे वाला जो आपको सर्किल दिख रहा है इसको हम कार्बन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। और इस दोनों कार्बन से तीन तीन हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, तो ये फ्रंट कार्बन पर हमने 3 हाइड्रोजन्स दिखा दिए और 3 हाइड्रोजन्स हम दिखा देंगे जो हमारा पीछे वाला कार्बन है उस कार्बन, इस तरह से। तो इस तरह से ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला डिपिक्ट किया जाता है या दिखाया जाता है कि कार्बन कार्बन किस तरह से वहां पे प्रेजेंट है और उस पर जो भी ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो या कोई दूसरे ग्रुप्स हैं, वो किन सिचुएशंस में यहाँ पर अरेंज्ड है। अगर हम इसको रोटेट करें तो आप रोटेट जब करोगे तो हमें इसी फॉर्मूले से हम दूसरा जो हमारा कन्फर्मर आइसोमर है उसको यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं। और वो कैसे ऑब्टेन करेंगे, इस तरीके से कि हम यहाँ पर ये फ्रंट कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं और ये जो बैक कार्बन है इससे एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देते हैं। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से आप ये दिखा सकते हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच की जो डिस्टेंस है या जो एंगल है वो क्या है, कम है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल है वो ज्यादा है। तो हमने इसको रोटेट करके दिखाया। तो ये जो न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले है इससे इसको हम जो हमारे कन्फर्मर्स हैं उसको यहाँ पर शो कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर शो किया है कि ये कार्बन के में जो दोनों हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं वो दोनों एक दूसरे के पास पास हैं, एक दूसरे के आगे पीछे हैं, तो ये इक्लिप्स फॉर्म है, जबकि यहाँ पर ये डिस्टेंस पर है, इसीलिए ये आपका स्टैगर्ड फॉर्म है। अगर आप यहाँ पर इसको मॉडल के फॉर्म में समझो तो मॉडल कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अगर आप इक्लिप्स की बात करते हैं तो इक्लिप्स जो है ये आपको 2 कार्बन एटम्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ये जो ग्रे कलर के एक कार्बन एटम तो ये जो फ्रंट का दिखाई दे रहा है दिस वन, और एक कार्बन एटम ये पीछे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये दोनों जो हाइड्रोजन्स हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के आगे पीछे, ये वाले भी बिल्कुल आगे पीछे, ये वाले बिल्कुल आगे पीछे, तो ये आपका इक्लिप्स फॉर्म है। जबकि इसमें आप देखोगे कि तो एक कार्बन तो आपका ये दिखाई दे रहा है और दूसरा कार्बन आपका इसके पीछे दिखाई दे रहा है। अब इसमें जो डिस्टेंस है हाइड्रोजन हाइड्रोजन की वो बिल्कुल मैक्सिमम है और ये आपका स्टैगर्ड फॉर्म होता है। तो मॉडल के फॉर्म में आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। और ये जो न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला है वो आपको है क्या बेटा? सर इसमें इक्लिप्स फॉर्म सबसे कम स्टेबल होता है ना? हाँ, इक्लिप्स फॉर्म सबसे कम स्टेबल होता है क्योंकि वहां पर जो टॉर्शनल स्ट्रेन है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब एक दूसरे के आगे पीछे आ जाते हैं तो मैक्सिमम वहां पे रिपल्शन से आप कह सकते हो उसकी वजह से उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इक्लिप्स फॉर्म जो है वो सबसे कम स्टेबल होता है और स्टैगर्ड फॉर्म जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोजेक्शन फार्मूला है वो है सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। और सॉ हॉर्स अभी अब कभी सॉ हॉर्स नाम सुना है आपने? सॉ हॉर्स किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? नहीं पता? ओके। अच्छा, अगर आप लोगों ने घुड़सवारी देखी हो, घुड़सवार जो होते हैं हॉर्स राइडिंग करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक वर्ड काम में लिया गया है सॉ हॉर्स, ठीक है। ये सॉ हॉर्स में 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक तो बना हुआ है ये हॉर्स, तो उस जब घुड़सवारी करते हैं तो उसके ऊपर हाथ एक ना वो लगी होती है, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, काठी, ठीक है, जिसके ऊपर कोई भी हॉर्स राइडर जो है वो बैठता है, ठीक है ना। अब वो बैठता है तो आप इसको इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये आपकी वो काठी है और इसमें यहाँ पर इस तरह से सपोर्ट होता है ताकि आप आगे पीछे और गिर ना सको। और ये जो हाथी है इसके या जिस घोड़ा है उसके ये दोनों तरफ आगे और पीछे, ठीक है, इस तरह के लेग्स होते हैं जिसकी वजह से ये काठी जो है उसके ऊपर बिल्कुल फिक्स हो जाती है इस तरीके से। और जब वो फिक्स हो जाएगी तो फिर वो गिरेगी नहीं और हॉर्स राइडर जो है
वो उसके ऊपर इजीली बैठ जाएगा। तो वहां से इसका नाम लिया गया है सॉ हॉर्स। तो अगर आप इसको देखोगे इस फार्मूले को, तो आपको ये कुछ सॉ हॉर्स की तरह दिखाई देता है, ठीक है, कि ये सॉ हॉर्स की तरफ दिखाई देता है, इस वजह से इसका नाम जो है वो सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला रखा गया है। अब इसको भी वही सेम कि जो एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं, एक कार्बन एटम ये वाला है और एक कार्बन एटम ये वाला है, ये दो कार्बन एटम्स हैं और इन दो कार्बन एटम्स के रिलेटिव अब हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे कि ये जो आधा पार्ट है इस आधे पार्ट को हम रखेंगे स्टेबल और इस आधे पार्ट को हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि एक पार्ट को यहाँ पर स्टेशनरी रख करके रोटेट करते हैं तो हमारे पास में जो कन्फर्मर है वो आ जाता है। तो अब यहाँ पर आप इस वाली सिचुएशन में अगर हम देखें तो आप देखो कि ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के आगे पीछे हैं, ठीक है। अब एक दूसरे के आगे पीछे होने की वजह से इस सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला में ये जो कन्फर्मर शो कर रहा है वो कौन सा कन्फर्मर है, इक्लिप्स वाला, क्योंकि इक्लिप्स में क्या होता है, ये हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, एक एटम के पीछे दूसरा एटम प्रेजेंट होता है। और इसी तरह से अगर आप इसको देखोगे, ये वाला जो है कहाँ गया, ये वाला जो है ये कार्बन, ये हाइड्रोजन जो है वो इसके बिल्कुल पीछे है, ये वाला जो है वो इसके पीछे है। तो इस तरह से सभी हाइड्रोजन्स फ्रंट कार्बन के और बैक कार्बन के एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, पीछे है। इसी वजह से इस कन्फर्मर को आप बोलोगे इक्लिप्स कन्फर्मर, ठीक है, इक्लिप्स्ड फॉर्म। अगर आप इसको यहां पर देखो और इस वाले कार्बन को हम स्टेशनरी रखें और पीछे वाले कार्बन को घुमाएं तो देखो ये स्टेशनरी कार्बन जो है वो तो कुछ इस तरीके से आप इसको शो करोगे, ये ऐसे और ऐसे, ये तो हमने बिल्कुल सेम रखा है, इसमें हमने चेंजेस नहीं किए हैं। जबकि इसमें आप देखोगे कि हम इसको क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। रोटेट कर देंगे तो जो अपर पोर्शन है ये नीचे की तरफ आ जाएगा और ये जो डाउन, ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, है ना, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो कैसे हैं, डाउनवर्ड आउट है, ये अपवर्ड आउट हो जाएंगे। तो इसको हम यहाँ पर जब फ्लिप करेंगे तो ये आपका अपवर्ड आउट हो जाएगा। और ऐसा अगर हो जाता है तो देखो ये वाला जो हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड है ये यूं आएगा, अगर हम इसको सामने से देखेंगे, है ना, ये वाला जो है वो इन दोनों के बीच में आएगा, ये वाला जो है वो इन दोनों के बीच में आएगा। तो ये वाली जो सिचुएशन होगी वो आपकी कौन सी सिचुएशन हो जाएगी, वो आपकी स्टैगर्ड फॉर्म हो जाएगी। वहां पर स्टैगर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, ये आपका स्टैगर्ड फॉर्म। तो इस तरह से आप यहाँ पर न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला और सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूले से क्या दिखा सकते हो, स्पेशल अरेंजमेंट जो एटम और ग्रुप्स की है, दो कार्बन जो एडजेसेंट कार्बन हैं, पास पास वाले जो कार्बन है उनकी पोजीशंस को यहाँ पर इजीली शो कर सकते हो। और इसको बनाने का तरीका मैंने आपको बताया ही है। इसको जब आप बनाते हो तो हमेशा एक क्या लेते हो, एक डायगोनल लाइन लेते हो। डायगोनल लाइन आपको पता है तिरछी लाइन होती है और ज्यादातर उस लाइन को हम क्या करते हैं, इस तरीके से लेते हैं कि वो अप टू डाउन या डाउन टू अप हो, इस तरीके से। और डाउन वाला जो पोर्शन है वो लेफ्ट साइड में हो, अप वाला पोर्शन जो है वो आपका राइट साइड में हो। इस तरीके से हम इसको नहीं दिखाते, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और जब न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला का जो रूल है उसमें आप इसको इस तरीके से शो नहीं करेंगे बल्कि इस तरीके से शो करेंगे। एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि जो लेफ्ट हैंड है, ये जो लेफ्ट हैंड जो डाउन एंड है, ये वाला एंड जो है इसको हम ऐसा मानते हैं क्योंकि जब हम किसी उसको देखते हैं तो हम ये मानते हैं कि प्लेन पर जो है वो आपका प्लेन है, ठीक है ना। और इस प्लेन पेपर में जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो हम इजीली देख नहीं सकते, तो हम ऐसा मानते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है अब जैसे मैं इसको अगर देख रहा हूं तो ये वाला जो पोर्शन है, जो नीचे वाला पोर्शन है, ये हम मानते हैं कि ये है आपके तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ, ये है आपकी तरफ, ये वाला पोर्शन ऑब्जर्वर की तरफ होता है। ऑब्जर्वर मतलब जो इसको देख रहा है। और ये वाला जो पोर्शन है ये है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जैसे कि मैं इसको अगर हम देखूं तो दिख रहा है आपको, तो ये वाला पोर्शन तो मेरी तरफ है और ये वाला पोर्शन आपकी तरफ है, तो मुझसे दूर है ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मेरी तरफ है। तो इस लोअर एंड को, ये जो लेफ्ट लोअर एंड है ये ऑब्जर्वर की तरफ मतलब आपकी तरफ होता है, और ये जो अपर राइट जो एंड होता है वो आपसे दूर होता है, ठीक है, ये आपसे
अवे होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूले में हम इसको देखेंगे। जैसे कि अगर ये घोड़ा है यहाँ पे और ये काठी उसके ऊपर रखी हुई है, तो ये घोड़े के फेस की तरफ है, ये वाला जो कार्बन है वो कहाँ पर है, वो हॉर्स के फेस की तरफ, ठीक है। और जबकि हम इसके पीछे की तरफ चलेंगे तो ये इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की तरफ, ये वाला जो कार्बन है वो उसके पीछे की तरफ है। तो ये तो हमारी तरफ हो गया, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला कार्बन, और ये वाला कार्बन जो है वो हमसे दूर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रोजेक्शन फार्मूले में ये जो डायगोनल लाइन है उसको आप इजीली समझ सकते हो कि मतलब एक पेपर पर अगर वो रखा हुआ है तो थ्री डायमेंशनली किस तरीके से होता है। तीसरा फार्मूला जो हमारे पास में यहाँ है जिससे हम किसी भी कंपाउंड को डिपिक्ट कर सकते हैं, वो फार्मूला है आपका फिशर प्लेन प्रोजेक्शन फार्मूला। अच्छा, फिशर प्लेन प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है? अब इसको हमने, एक तो ये है फिशर ने तो इसको बताया था कि भाई इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए उसके नाम से है। लेकिन प्लेन यहाँ पर किस लिए है? प्लेन यहाँ पर इसलिए है क्योंकि इस फॉर्मूले को हम पूरी तरह से प्लेन के फॉर्म में, समतल जो तलीय स्ट्रक्चर है उसके फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम फिशर प्लेन प्रोजेक्शन फार्मूले बोलते हैं। अब इसमें हम किसी टाइप की कोई स्लेंटिंग लाइन, किसी टाइप की वो लाइंस जो हम या सर्किल उस तरह से यूज नहीं करते, बल्कि इसमें हम क्या करते हैं, सॉलिड लाइन का यूज ही करते हैं। जिस भी कंपाउंड को हम यहाँ दिखाएंगे उसमें सॉलिड लाइंस ही होंगी। अच्छा, दो तरह की सॉलिड लाइंस को हम यहाँ यूज करते हैं। एक सॉलिड लाइन हम यूज करते हैं जो होती है आपकी कैसी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है। और एक तरह की लाइंस जो होती हैं उसको आप यूज करते हो जो आपकी कैसी होती है, वर्टिकल लाइंस होती है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जो है वो किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से वहां पर होती है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। पहली चीज तो ये है कि जो भी आप ये वर्टिकल लाइन यूज करोगे, है ना, ये जो वर्टिकल लाइन, वर्टिकल माने हिंदी में जो भी कुछ कहते हैं इसको, एक तो ये क्षितिजीय रेखा होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो रेखा होती है आपकी वर्टिकल वाली वो है, हाँ, ऊर्ध्वाकार, या मतलब वो अच्छे से मुझे पता नहीं है, याद नहीं है कि उसको हम क्या कहते हैं। तो ये जो खड़ी रेखा, बैठी रेखा, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें जो टॉप मोस्ट यहाँ पर जो आप कार्बन रखोगे, क्योंकि ये सारे के सारे कार्बन को ही रिप्रेजेंट करेगा, ये भी, ये भी, ये भी, या ये भी, या किसी ग्रुप से। ये जो बीच वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला, इसको हम बोलेंगे ये है बिल्कुल प्लेन में, मतलब तल में, ठीक है। और ये जो क्रॉस एरिया है, ये क्रॉस एरिया साथ में एक चीज और रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कार्बन की जो 4 संयोजकताएं होती हैं, उन 4 संयोजकताओं में अगर आप यहाँ पर देखो कि ये 4 संयोजकताओं में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या दिखाएगा आपको, ये शो करेगा कि किस तरीके से कार्बन अलग अलग ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक तो ये है कि ये पोर्शन जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है, दूसरा ये है कि ये प्लानर है। और इस पोर्शन पर ये जो वर्टिकल टॉप पोर्शन है, इसमें आप उस कार्बन को रखते हो या उस ग्रुप को रखते हो जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है कार्बन की। सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म या जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, उसको आप यहाँ पर पुट करोगे हमेशा, ठीक है। और जो तो दो चीज आपको समझ में आई, एक तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर हम यहाँ पर भी समझें, ये आपका कायरल कार्बन को शो करेगा, और ये जो अपर मोस्ट जो ग्रुप है वो आपका मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन के अंदर जो बीच वाला ये जो पोर्शन है, ये वाला जो बिलो, नीचे वाला जो ये वाला जो पोर्शन है आपका वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन पूरी की पूरी, चाहे हम ऊपर से लेकर के नीचे तक, ये पूरी की पूरी जो लाइन है, ये पूरी की पूरी जो लाइन वर्टिकल लाइन है, ये आपको दिखाती है या बताती है कि ये लाइन पर उपस्थित जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं वो आपसे क्या हैं, दूर हैं, बिलो द प्लेन है। कि अगर हमने ये प्लेन लिया हुआ है तो ये बिलो द प्लेन, मतलब नीचे की तरफ है। जैसे मैं उसको सामने से करूं तो ये नीचे की तरफ आपको आएंगे, आपकी तरफ। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो ये वाली लाइन हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, ये वाली लाइन हम यहाँ पे जो शो कर रहे हैं, ये लाइन ये दिखाती है कि
कि जो भी ग्रुप्स आपके यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो इसके कॉर्नर्स पर जो ग्रुप जुड़े हुए होंगे, चाहे ये वाला ग्रुप हो चाहे ये वाला ग्रुप हो, ये किस तरफ है, ये आपकी तरफ है, ठीक है ना। तो वर्टिकल लाइन शो करती है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, कि आपसे दूर, और हॉरिजॉन्टल लाइन ये शो करती है कि वो क्या है, वो आपके तरफ है, ठीक है ना, या अबव द पेपर है, या अबव द प्लेन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर शो करोगे। अगर हम यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें तो आप ये देखो कि यहाँ पर जो CHO ग्रुप है, ये CHO ग्रुप सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, इसलिए आपने इसको यहाँ पर टॉप वर्टिकल लाइन के टॉप पोस्ट पॉइंट पर रखा हुआ है। ये दो इसके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट हैं, ये एक, और वर्टिकल लाइन देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन वर्टिकल लाइन क्या होगी, वर्टिकल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी। और वो वर्टिकल लाइन ये भी दिखाती है कि वो जो कंपाउंड है वो कितना, उसका जो मेन स्ट्रक्चर है, मतलब जो कार्बन की जो चेन है, वो कार्बन चेन उसी वर्टिकल लाइन में आप शो करोगे, चाहे वो एक 2 कार्बन का कंपाउंड हो, चाहे 3 कार्बन का हो, चाहे 4 कार्बन का हो, चाहे 5 कार्बन का। जिस तरह से देखो मैंने यहाँ पर अगर शो किया हुआ है, तो यहाँ पर 1 कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये 5वां, और ये 6। ये पूरा का पूरा क्या है, एक वर्टिकल लाइन में हमने इसको शो किया, और उस वर्टिकल लाइन में जो अपर मोस्ट वो क्या होगा, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज, आपने यहाँ पे CHO ग्रुप रख दिया, CHO ग्रुप आपने यहाँ पर रख दिया, और बाकी यहाँ पर आपका इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो सबसे लोएस्ट ऑक्सीडाइज्ड है या कोई मिडिल ऑक्सीडाइज्ड ऑर्डर उसमें आता है, लेकिन आपको यहाँ वर्टिकल उसमें जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्टिकल पॉइंट पर आपका सबसे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होनी चाहिए। और इसके बाद में ये जो सारे के सारे कायरल कार्बन्स हैं, इन कायरल कार्बन्स पर, या कायरल हो या कैरल हो, डिपेंड करता है वो, तो इस पर आप जो बाकी के जो ग्रुप्स हैं वो आप अटैच कर दोगे। तो ये जो फॉर्मूला है वो बेसिकली किसका है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। किसका है, ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज है उसको आप इस तरीके से लिखोगे। तो ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जिसमें हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस लेते हैं। वर्टिकल लाइंस वो होती है जो आपकी मेन चेन रिप्रेजेंट करेगी, सबसे टॉप पर आप मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म रखोगे, और ये वर्टिकल लाइन जो है वो प्लेन जो पेपर है या आपका जो प्लेन है उससे नीचे की तरफ होंगी या आपसे दूर होंगी, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपकी तरफ होंगी, ठीक है, या अबव द पेपर होगी। तो ये आपका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला होता है जिससे आप किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और फार्मूला है जिसे हम बोलते हैं फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन फार्मूला। फ्लाइंग वेज, फ्लाइंग मतलब उड़ता हुआ, ठीक है ना, और वेज मतलब एक पंख की तरह आप उसको ले सकते हो, है ना। वेज जैसे आप अगर फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स के अंदर फ्लाइंग वेज, आपके भी एक फ्लाइंग व्हील लगा हुआ है वहां पे, आपके लैब में एक फ्लाइंग व्हील लगा हुआ है, ठीक है। तो वो मुक्त रूप से अगर कहीं किसी तरह से मूवमेंट कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, तो वो बेसिकली इस फॉर्मूले को हम उसी तरीके से यहाँ पर लेते हैं। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सारे के सारे फॉर्मूले होते हैं, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है जिसे हम मॉडल्स में यूज करते हैं। तो इसमें 3 बेसिकली लाइंस होती हैं जिससे आप किसी कंपाउंड को डिपिक्ट कर सकते हैं। एक लाइन तो जो होती है उसको हम बोलते हैं सॉलिड वेज। अब सॉलिड वेज आप अगर यहाँ पर बनाओगे, सॉलिड वेज ऐसे बनाओगे जैसे कि अगर ये कार्बन एटम है और इसके साथ में अगर किसी कंपाउंड से किसी ग्रुप को आप जोड़ोगे तो एक सॉलिड वेज इस तरह से आप लगा दोगे। अब यहाँ पर आप सिंपल ऐसे लाइन नहीं लगाई जैसे कि आप ये लाइन लगा, आप यहाँ पर क्या करोगे, उसको एक मोटे जो थिक लाइन है, थिक वेज है, उस तरीके से शो करोगे। तो ये आपने एक सॉलिड वेज। ये सॉलिड वेज क्या दिखाता है, ये सॉलिड वेज दिखाता है कि ये हमेशा प्लेन के ऊपर होता है। ये जो तल आपका होता है कोई भी, उसके ऊपर की तरफ होगा या ऑब्जर्वर की तरफ होगा, आपकी तरफ होगा। कि अगर ये रखा हुआ आपका कोई प्लेन है तो अगर सॉलिड वेज अगर आप दिखाओगे तो वो इसका मतलब ये है कि आपकी तरफ है या अबव द प्लेन है पेपर से, ठीक है। दूसरी इसमें एक चीज और होती है कि उसे हम बोलते हैं ब्रोकन वेज। ब्रोकन वेज जैसे अगर आप यहाँ पर इसको शो करोगे तो ये ब्रोकन वेज हो जाएगी। ब्रोकन वेज कैसे हो जाएगी, इसको टूटी हुई इस तरीके से। ये तो सॉलिड थी और ये क्या है, ये है ब्रेक्ड लाइन या डैश्ड लाइन। डैशेस के फॉर्म में या छोटे छोटे उसके फॉर्म में आप इसको डैशेस के फॉर्म में इसको डिपिक्ट करते हो। ये बताता है कि ये
बिलो द लाइन, बिलो द प्लेन है, या आपसे दूर है, ठीक है, या जो भी ऑब्जर्वर है उससे दूर है, ठीक है। अब एक तीसरी जो लाइन यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं सॉलिड लाइन या कॉन्टिन्यूअस लाइन। अभी जो सॉलिड कॉन्टिन्यूअस लाइन है वो इस तरीके से शो की जाती है। ये जो लाइन शो की जाती है वो बताती है कि वो पेपर के बिल्कुल प्लेन में है या उसके तल में प्रेजेंट है। तो देखो, एक लाइन जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, कॉन्टिन्यूअस लाइन है, वो तो आ गई आपकी बिल्कुल तल में या प्लेन में। जो आपका सॉलिड वेज है वो सॉलिड वेज हो गया आपकी तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ या पेपर के ऊपर, अबव द प्लेन। और जो आपका ब्रोकन वेज है वो हो गया आपसे दूर, ऑब्जर्वर से दूर, या पेपर के बिलो द प्लेन या पेपर के नीचे की तरफ, ठीक है। अगर आप बोर्ड को देखोगे तो बोर्ड की तरफ जो आपकी तरफ आ रहा है वो आपका सॉलिड वेज होगा। जो बोर्ड के पीछे की तरफ जाएगा, जो आप देख नहीं सकते, जो पीछे की तरफ जाएगा, आपसे दूर की तरफ जा रहा है वो वेज, वो आपका होगा ब्रोकन वेज। और जो बिल्कुल बोर्ड के प्लेन में है वो हो जाएगी आपकी कॉन्टिन्यूअस लाइन। तो इस तरीके से फ्लाइंग वेज फार्मूला आपका शो होता है। अगर आप यहाँ पर देखो तो इस वाले फार्मूले में ये जो CH3 ग्रुप है और ये जो COOH ग्रुप है, ये ग्रुप सॉलिड लाइन, कॉन्टिन्यूअस लाइन से शो किए गए हैं। और ये कॉन्टिन्यूअस लाइन से शो किया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों बॉन्ड्स क्या होते हैं, प्लेन में, ये तल के अंदर है। और यहाँ जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन किस में शो की हुई है, हमने डैश्ड लाइंस में शो की हुई है। ये अब देखो, ये डैश्ड लाइन में हमने शो की हुई है। अब डैश्ड लाइन में शो होने की वजह से इसको आप बोलोगे कि ये क्या है, कहां पर है, ये है आपके पीछे की तरफ, आपसे, आपका जो फोन आप जिसमें आप देख रहे हो उसके पीछे की तरफ, ठीक है ना, आपसे दूर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और ये जो सॉलिड वेज आप ये देख रहे हो, जो बिल्कुल ये जो डार्क कलर का वेज है जिससे हमने OH ग्रुप जोड़ा हुआ है, ये है आपकी तरफ, ये आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन से आगे की तरफ निकला हुआ है, ऑब्जर्वर की तरफ निकला हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डिफरेंट फार्मूला से ये दिखाने की कोशिश कर सकते हो कि कोई भी कंपाउंड किस तरीके से 3 डायमेंशनली 2 डायमेंशनल इस पेपर पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और आप वहां पर, अब जैसे अगर मान लो कि जैसे अगर मैं इस वाले फॉर्मूले की बात करूं, यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले, अब मुझे आप ये बताओ कि यहाँ पर ये तो पता चल नहीं रहा कि कौन किस एंगल पर है। हमारा तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ना कार्बन का। अब टेट्राहेड्रल के अंदर तो ये प्लैनर स्ट्रक्चर तो नहीं है हमारा टेट्राहेड्रल, और प्लैनर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो कुछ पोर्शन उसका प्लेन में भी रहेगा और कुछ पोर्शन जो है उसका प्लेन से बाहर भी रहेगा। अब वो प्लेन से बाहर ऊपर की तरफ हो सकता है या पीछे की तरफ हो सकता है, अगर हम सामने से उसको देख रहे हैं तो, ठीक है। साइड से देख रहे हैं तो वो इधर राइट के साइड भी जा सकता है, लेफ्ट साइड भी जा सकता है, और ये प्लेन में भी हो सकता है ना। तो इस वाले फॉर्मूले से हम इजीली जो 2 डायमेंशनल फॉर्मूला हम इजीली बता नहीं सकते, लेकिन इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसकी जो वर्टिकल लाइन, इनसे हम क्या बता सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो क्या है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये है, ये जो OH और H ग्रुप है, ये H और OH ग्रुप किस तरफ है, हमारी तरफ, अबव द प्लेन, आपकी तरफ है, ठीक है ना, आपकी तरफ आ रहे हैं यूं निकल करके V शेप में इस तरह से। और जो आपका CH3 ग्रुप है और जो COOH ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो वर्टिकल लाइन पर है, और वर्टिकल लाइन क्या दिखा रही है कि वो बिलो द प्लेन है, आपसे दूर है, ऑब्जर्वर से दूर है, ठीक बात है। तो वो इस तरीके की भी हो सकती है और ये वाली जो है वो इस तरीके की भी हो सकती है। तो इस तरह से वो जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं इस 2 डायमेंशनल पेपर पर, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके कुछ फॉर्मूलाज थे डिपिक्शन के लिए, वो मैंने आपको बताया। अभी हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस के कुछ आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा। तो मेन रूप से हमारे पास में 2 टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस थी, जैसे एक कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स थी और एक कन्फर्मर्स थे। अब ये होते क्या है बेसिकली और इसमें क्या डिफरेंस है वो सब आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ इन अ नटशेल अगर मैं आपको बताऊं कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म जो है वो क्या है, वो रिजिड पार्ट है किसी भी मॉलिक्यूल का। रिजिड पार्ट क्यों है, क्योंकि वहां पर मैंने आपको बताया था कि रेस्ट्रिक्शन है, वहां पर फ्री रोटेशन नहीं है। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में अगर हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लिया तो ये कार्बन कार्बन जो है वो अब क्या नहीं कर सकता, वो फ्री रोटेशन नहीं कर सकता, और फ्री रोटेशन नहीं कर सकता तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका रिजिड पार्ट हो जाएगा मॉलिक्यूल का। जबकि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर कार्बन कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड की जगह किससे जुड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और वो रिजिड नहीं होता। वहां पर अलग अलग कन्फर्मर्स बन सकते हैं अगर हम इस कार्बन कार्बन
ये जो बॉन्ड है हमारा, इसके प्रति अगर हम क्या करें, इसकी रोटेशन करें तो, ठीक है। इसी तरह से अगर आप डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ये, तो इसको एक से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा और नया बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो इसीलिए ये आसान नहीं है, बॉन्ड को तोड़ना फिर नया बॉन्ड बना करके और एक नया आइसोमर बनाना, वो आसान नहीं होता। तो एक दूसरी चीज तो ये है कि इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इंटर कन्वर्जन करते समय, और दूसरा ये है कि ये आसान भी नहीं है। जबकि यहाँ इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में अगर कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में देखेंगे तो हम इजीली इसको रूम टेम्परेचर पर कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे मैं कल भी आपको बता रहा था कि स्टैगर्ड फॉर्म या इक्लिप्स फॉर्म एक दूसरे में चेंज होती रहती है, जबकि सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म एक दूसरे में चेंज नहीं होती रहती इतना, और उसकी जो एनर्जी डिफरेंस होती है वो ज्यादा होती है बजाय हम इस इक्लिप्स या स्टैगर्ड फॉर्म को देखें तो, ठीक है। तो इनके अराउंड आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हो रूम टेम्परेचर पर, और यहाँ पर क्योंकि रोटेशन ही होती है सिर्फ, तो इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन का कोई चांस नहीं होता। एक और डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स होते हैं इसमें केवल एक ही टाइप का कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन एक ही होगा। जैसे कॉन्फ़िगरेशन एक कैसे होगा कि मान लो कि यहाँ पर आपने एल्कीन बनाई, तो ये यही कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। अब ये मान लो Cl ले लिया, ये Cl ले लिया, तो ये सिस फॉर्म बन गया। अगर मैं इसका ट्रांसफॉर्म बनाऊंगा तो भी कॉन्फ़िगरेशन तो यही रहेगी, सिर्फ क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा अरेंजमेंट, बाकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, सेम। तो इसीलिए इसमें एक ही कॉन्फ़िगरेशन संभव